कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी कहानी है कुछ ऐसी शक्तियों के ऊपर जो कि इंसानी मानसिकता को अच्छे से समझती है और इसका फायदा उठाती है। वो बुरी शक्ति जिस भी इंसान से मिलती उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी कर देती, मगर साथ में उसका सब कुछ छीन भी लेती। तो इसके बारे में और जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा राजस्थान, जहां 28 वर्षीय अरुण ने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया था और अब वो अपना खुद का काम खोलना चाहता था। मगर उसके पिता किशोर उसे इसके लिए पैसे नहीं दे रहे थे और उसको उनकी दुकान, जो पहले किशोर जी चलाया करते थे, उसे ही अरुण को चलाने के लिए कह रहे थे। मगर एक छोटी सी दुकान पर बैठना अरुण को अपना अपमान लगता था और वो उनसे बहस करते हुए कहता है, पिताजी समझो बात को, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उनको कहा था कि कॉलेज खत्म करने पर मैं कुछ बड़ा करूंगा। इस पर अरुण के पिता किशोर उस पर भड़कते हुए कहते हैं, तो इसमें गलती भी सिर्फ तेरी है कि तूने सबसे बड़े बड़े झूठ बोले। जब तुझे पता है कि तेरा बाप बस एक छोटी सी दुकान का मालिक है और तुझे भी आगे यही संभालना है, तो इतना सब जानते हुए भी तूने अपने दोस्तों को झूठ क्यों कहा। देख बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाया कर। ये सुनकर अरुण भी गुस्सा होते हुए उनसे कहता है, नहीं, इसमें गलती आपकी है। आपने मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए पैसे ही नहीं जोड़े, इसलिए आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सारी गलती आपकी है। फिर किशोर भी इसका जवाब देते हुए कहता है, पैसे कहाँ से जोड़ता मैं? ये घर बनाने में, किरण की शादी में, तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरी कॉलेज की फीस वगैरह में सब पैसे लग गए मेरे। और जो पिछले साल तूने इतनी जिद करके मुझसे मोटरसाइकिल ली थी, उसका क्या? और तूने क्या कहा था मुझसे कि मोटरसाइकिल दिला दो मुझे, फिर आगे से कुछ नहीं मांगूंगा, याद है ना? ये सुनकर अरुण भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहता है, अच्छा, मतलब कि अब आप मेरी हर एक चीज का हिसाब रखने लगे हो। भला कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? मां, सुन रहे हो ना आप? मगर किशोर भी उसकी बातों में नहीं आते और कहते हैं, तो बेटा ये सब शुरू किसने किया? अगर मेरी औलाद अपने घर की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेगी, तो इस पर तुम्हें ऐसा ही जवाब मिलेगा। और तुझे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि कम से कम तुझे खुद की दुकान तो मिल रही है, वरना आजकल के माँ बाप तो सीधे से कह देते हैं कि खुद से कर लो अपना, हम कुछ नहीं देने वाले। अब अपने दोस्त नीतीश को ही देख ले। उसके कॉलेज पूरा होने के बाद 1 रुपया भी नहीं दिया उसके पिता ने उसको कोई काम खोलने के लिए। अब कर रहा है ना किसी मॉल में हैम्पर का काम। और तू खुद को देख, तुझे किसी के उधर काम नहीं करना पड़ रहा है। वरना बेटा, तुझे पता नहीं है, किसी के लिए काम करता ना तो रोज दिन में 20 बार गालियां देता तेरा मालिक। हम भी बहुत सुन सुनकर यहां तक पहुंचे हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि चाहे जो भी हो जाए, मेरा बेटा किसी के उधर काम नहीं करेगा और किसी की गालियां नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने तेरे लिए अपना खून पसीना एक कर ये दुकान खोली, ताकि जब तू बड़ा हो जाए तब ये चलाए और तुझे किसी के उधर काम ना मांगना पड़े। मगर इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अरुण के कान में जैसे जू तक नहीं रेंगती और वो फिर भी अपने पिता से बहस करते हुए कहता है, इतना सब हर माँ बाप करते हैं, आपने कुछ अनोखा नहीं कर दिया जो आप मुझे इतना सुना रहे हो। फिर किशोर इस पर सीधे से अरुण को कह देते हैं, देख, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने दे दिया, अब और कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। बस ये दुकान ही बाकी बची है। अगर तुझे इसे चलानी है तो चला ले, वरना मैं ये दुकान तेरे चचेरे भाई अंकित को दे दूंगा, वो इसे चला लेगा। मगर मैं इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे। अब आगे तेरी मर्जी। अपने पिता से उसके चचेरे भाई को वो दुकान देने की बात सुनकर अरुण चुप हो जाता है और वही दुकान चलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए अरुण अपने पिता की दुकान अपने चचेरे भाई अंकित को नहीं देना चाहता था। इसलिए वो बहस छोड़ देता है और फिर अगले दिन से चुपचाप दुकान चलाने लगता है। और फिर एक दिन उसका एक दोस्त विक्रम
उसकी दुकान में अपनी गाड़ी लेकर आता है। और उसको देखकर अरुण थोड़ा डर जाता है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में अरुण उसको बहुत चिढ़ाया करता था, क्योंकि विक्रम एक अमीर घर से था, मगर इसका उसको ज्यादा घमंड नहीं था। मगर फिर भी अरुण अक्सर उससे जानबूझकर पंगे लिया करता था और कहता था कि विक्रम आज जो भी है वो उसके पिता की मेहनत से है, मगर वो तो खुद की मेहनत से उससे भी आगे निकल कर दिखाएगा। मगर जो भी उसने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो तो अपने पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहा था। इसलिए अरुण विक्रम को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, मगर विक्रम पहले से ही उसको देख चुका था और वो उसको कहता है, अब अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो अरुण? तुम ही कहा करते थे ना मुझसे। अबे विक्रम, तू तो बस अपने पिताजी के टुकड़ों पर पलता है, और कॉलेज खत्म करने के बाद तू वो कर दिखाएगा जिससे बाद में तू मुझे भी काम देगा, याद है ना? यह सुनकर अरुण शर्मिंदा हो जाता है और जिस किताब से वो अपना मुंह छुपा रहा था वो हटा देता है। और फिर विक्रम आगे अरुण का मजाक बनाते हुए कहता है, तो क्या यही तुम्हारा वो आलीशान मॉल है जहां तुम मुझे काम देने वाले थे? माफ करना, मगर यह तो इतना छोटा मॉल है कि इसके अंदर मेरी गाड़ी तक ठीक से नहीं आ पाएगी। इतना कहकर विक्रम बहुत हंसता है और अरुण का मजाक बनाता है, मगर अरुण इस पर कुछ भी नहीं कह पाता और बस शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए बैठा रहता है। फिर विक्रम अरुण का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे वाह, क्या दुकान है तेरी, जैसा लग रहा है कि मैं किसी आलीशान कंपनी में आ गया हूं। फिर अरुण भी जवाब देते हुए कहता है, ये दुकान तो मैं ऐसे ही चला रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था ये दुकान चलाने के लिए, मगर जल्दी ही मैं अपनी खुद की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दुकान खोलने वाला हूं। ये सुनने के बाद विक्रम फिर भी अरुण का मजाक बनता है और कहता है, अच्छा बहाना है अरुण, मगर मुझे पता है कि तू कैसे घर से है। तेरी नसीब में बस ये छोटी सी दुकान चलाना ही लिखा है, इसीलिए अब तू ज्यादा झूठ मत बोल मुझसे, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू बस ऐसे ही ये छोटी दुकान चलाता रहेगा और फिर एक दिन किसी जाहिल गवार लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। बस यही जिंदगी है तेरी। और मुझे देख, मैं तो जल्दी ही न्यूयॉर्क जाने वाला हूं अपने काम से। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तेरी तरह हाल नहीं है मेरा। चल अब ऐसा काम कर, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। अब तेरी दुकान पर आया हूं तो तेरी थोड़ी कमाई करवा देता हूं। ये सुनकर अरुण उदास मन से विक्रम को शक्कर पैक करके देता है और बदले में विक्रम अरुण को 500 का नोट देता है। फिर अरुण कहता है कि उसके पास 500 का छुट्टा नहीं है। इस पर विक्रम अरुण को ताना मारते हुए कहता है, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तेरे पास 500 का छुट्टा नहीं होगा, मगर मैं अभी क्या करूं, मेरे पास तो ये बड़े बड़े नोट ही होते हैं। ये अठन्नी चवन्नी तो तुम जैसों के पास मिलते हैं, इसीलिए तू ये पूरा 500 का नोट रख ले। जा, तू भी क्या याद रखेगा? ऐसा कहकर विक्रम अरुण को वो 500 का नोट थमा देता है और वो शक्कर लेकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो अब कर तो करें क्या, मगर अब उसको भी अमीर बनना था और विक्रम से भी ज्यादा अमीर बनना था। मगर उसके पिताजी तो उसको पैसे दे ही नहीं रहे थे जिससे वो अपना खुद का कुछ बड़ा काम खोल पाता। फिर ऐसे ही एक दिन उसका एक दोस्त रवि उसकी दुकान पर आता है और कहता है, हाय अरुण, कैसा है तू यार? और रवि को देखकर अरुण बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे रवि, तू यहाँ? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू कैसा है? फिर रवि कहता है, हाँ यार, मैं भी बहुत मजे में हूँ। वैसे मैं यहाँ तेरे ही किसी काम से आया था। ये सुनकर अरुण कहता है, मेरे काम से? मेरा कौन सा काम है? फिर रवि अरुण को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर शोरूम की फोटो दिखाता है और कहता है, यह देख, कैसा है यह शोरूम? और वो शोरूम देखकर अरुण उस शोरूम के ऊपर मोहित हो जाता है और कहता है कि हाँ यार, यह शोरूम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यह शोरूम तेरा है क्या? इस पर रवि कहता है कि अरे नहीं यार, मेरी क्या औकात है,
कि मैं इतना महंगा शोरूम खरीदूं, और वैसे भी मुझे तो आखिर में जाकर अपनी खेती बाड़ी ही संभालनी है। यह सुनकर अरुण रवि से पूछता है कि अरे, यह शोरूम तेरा नहीं है तो यह किस लिए दिख रहा है मुझे? फिर रवि कहता है, अरे, यह शोरूम तो मैं तुझे तेरे लिए दिख रहा हूं। याद है कि कॉलेज के दिनों में तू क्या कहा करता था हमसे कि तुझे अपना एक शोरूम खोलना है। तू कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का शोरूम खोलेगा, और यह तेरा सपना है। तो ले देख, कितना अच्छा शोरूम है। यह सुनकर अरुण थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि क्या यार, तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं इतना आलीशान शोरूम खरीद सकूं। मेरे पिताजी अब मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया है कि अब वो मुझे और पैसे नहीं देने वाले किसी भी काम के लिए। बस यही दुकान ही है जो उन्होंने मुझे दी है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब मुझे जो भी करना है अपनी जिंदगी में, उसके लिए पैसे मुझे खुद से ही कमाने पड़ेंगे। फिर ये सुनकर रवि कहता है, ये कैसी बात कर रहा है यार? तुझे पता है ये शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए मिल रहा है, और वह भी मार्केट वाले एरिया में। अगर तू ये शोरूम खरीद लेगा ना तो तेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। ये सुनकर अरुण भी हैरान रह जाता है कि इतना अच्छा शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए में मिल रहा है। और फिर वो कहता है कि क्या बात कर रहा है? इतना बढ़िया शोरूम सिर्फ 20 लाख में कौन दे रहा है? फिर रवि इस पर अरुण को बताता है कि दरअसल जिसका ये शोरूम है ना, उसको 20 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, इसीलिए वो इस शोरूम को इतना सस्ते में बेच रहा है। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता लगा, मैंने सोचा कि तुझे बता देता हूं, क्योंकि तेरा तो ये बचपन का सपना था कि तेरा खुद का एक शोरूम हो, मगर तेरे पास तो पैसे ही नहीं है इसको खरीदने के लिए। उस लैंप को उठा लेता है और सोचता है कि क्यों ना इस लैंप को कबाड़ी को बेच दिया जाए, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और फिर अरुण उस लैंप को लेकर अपने घर आ जाता है, मगर किसी को भी घर में उस लैंप के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसके घर में किसी को भी ऐसे बाहर से कोई सामान उठा के घर ले आना सही नहीं लगता था। फिर रात को अरुण अपने पिताजी को वो शोरूम के बारे में बताता है और उनसे कहता है, क्यों पिताजी, आप भी हैरान रह गए ना? देखा आपने, इतना सुंदर शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए में मिल रहा है। यह सुनकर किशोर कहते हैं, हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है, शोरूम तो वाकई काफी बढ़िया है, मगर मैंने कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है तुझे कुछ भी दिलवाने के लिए, तो तू ये सब क्यों दिखा रहा है मुझे? फिर अरुण बहुत ही हिचकिचाते हुए उनसे कहता है, पिताजी, जो हमारी गांव वाली जमीन है, क्यों ना हम उसको बेच दे? 10-20 लाख तो आराम से मिलेंगे। ये सुनकर किशोर जी बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तूने? गांव की जमीन बेचेगा? पागल हो गया है क्या तू? क्या तुझे पता नहीं है कि वो जमीन हमारे लिए कितनी अनमोल है? फिर अरुण थोड़ा डरते हुए कहता है, पिताजी, अब उस जमीन का आप क्या करोगे? मैं तो कहता हूं कि उस जमीन को बेचकर हम यहां पर अपना शोरूम खोल देते हैं, बहुत कमाई हो जाएगी। मगर किशोर इसके लिए सख्त मना कर देते हैं। और फिर अरुण की मां अनुपमा कहती है, बेटा, तू क्यों जिद कर रहा है? कह दिया ना, तुझको इन्होंने के वह गांव की जमीन नहीं बेचना चाहते, तो फिर तू इतनी बहस क्यों कर रहा है? फिर अरुण उनको बताता है कि माँ पापा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं इतनी छोटी सी दुकान चला रहा हूं, आखिर मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगा? फिर इस पर किशोर कहते हैं कि देख बेटा, लोगों का तो काम ही है बुरा भला कहना, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, और जो है जितना है उसी को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोच। जब ये दुकान मैंने ली थी तब ये और भी ज्यादा छोटी थी, और मैं पैसों की तंगी की वजह से ज्यादा सामान भी नहीं बेच पाता था, मगर आज देख हम इस दुकान से पहले से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तू अपनी इसी दुकान के साथ खुश रह और इसको ही आगे बढ़ाने की सोच। जिस दिन तू ऐसा करने लगेगा,
तू भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर तुझे कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। मगर फिर भी अरुण कुछ नहीं समझता और गुस्से से कहता है, आप लोग कभी भी मुझे नहीं समझ सकते। और ऐसा कहकर अरुण अपना खाना छोड़ देता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसकी मां अनुपमा उसे चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेटा खाना तो खा ले। मगर अरुण किसी की नहीं सुनता और अपने कमरे में आ जाता है और वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर मैं क्यों इतने गरीब परिवार में पैदा हो गया, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। ऐसे ही वह उदास मन से बिना कुछ खाए ही सो जाता है और फिर अगले दिन वह दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। हालांकि उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर उसको पता था कि अब यही उसका कुछ पैसे कमाने का जरिया है, इसीलिए वह दुकान खोलने जाने लगता है। फिर उसकी नज़र कल मिले हुए लैंप पर जाती है जो उसको कबाड़ में से मिला था और ये उसको अपने साथ ले जाता है, ये सोचकर कि वह आज उस लैंप को कबाड़ी को बेच देगा। और फिर वह घर से निकलने लगता है। फिर अनुपमा वहां आ जाती है और उसको कहती है, बेटा खाना खा ले, कल तूने अच्छे से खाना नहीं खाया था। मगर अरुण इस पर गुस्से से कहता है, नहीं मां, मुझे खाना नहीं खाना है। ये सुनकर अनुपमा कहती है, बेटा तू खाने पर गुस्सा क्यों निकाला रहा है, आखिर खाने ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तू अपने पिताजी की बातों को इतने गुस्से में मत ले, वो जो भी कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मगर ये सुनकर अरुण कुछ भी नहीं कहता और वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। और फिर दुकान पहुंचकर वो पहले उस लैंप को बाहर निकलता है और कहता है कि ये लैंप तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसको अच्छे खासे दाम में ही बेचूंगा। फिर अरुण देखता है कि उस लैंप पर थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई है, इसलिए वो अपना रुमाल निकलता है और उस लैंप को साफ करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि उस लैंप में थोड़ी हलचल हो रही है और ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और उस लैंप को अपने हाथ से नीचे रख देता है। मगर उस लैंप के अंदर अभी भी हलचल हो रही थी और ये देखकर अरुण काफी घबरा जाता है। फिर उस लैंप के अंदर से धुआं सा निकलने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और उस आदमी को देखकर अरुण बहुत डर जाता है और अपनी दुकान में छुपने लग जाता है। मगर फिर वो आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे आप मुझसे डर क्यों रहे हैं। यह सुनकर अरुण फिर से उससे दूर भागने लगता है। मगर फिर वो आदमी दोबारा उसके पास आता है और कहता है, आप मुझसे मत डरिए मालिक, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो यहां आपकी सेवा के लिए ही आया हूं। यह सुनकर अरुण थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी से पूछता है, तुम मेरे सेवक हो, मगर तुम हो कौन। इस पर वो आदमी अरुण को अपना परिचय देते हुए कहता है, मालिक मैं जिन हूं और मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। यह सुनकर अरुण बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने जिन, मगर मैंने तो यह सब सिर्फ फिल्मों में सुना है। यह सुनकर वो जिन कहता है, तो अब आप हकीकत में देख लो, मैं आपकी 3 इच्छा पूरी करूंगा और वो 3 इच्छा कुछ भी हो मैं उनको पूरी करूंगा। यह सब सुन के अरुण के मन में लालच आने लगता है। तो अब अरुण क्या करेगा और क्या वाकई वो जिन अरुण की सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। जानने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे इस कहानी के दूसरे पार्ट में।